वेलकम टू दिव्या क्लासेस बच्चों। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो देखिए, उसी से रिलेटेड आज एक और वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं। ये हिस्ट्री की वीडियो है बच्चों। 1 से लेके 3 चैप्टर तक हम 10th क्लास की हिस्ट्री के कवर कर चुके थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बच्चों, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा आपके एग्जाम में। और आज हम करेंगे बच्चों अपना चौथा और पांचवा चैप्टर। चौथा और पांचवा चैप्टर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं। जो हमारा 4th चैप्टर है हमारी हिस्ट्री का, वो है औद्योगिकरण का युग। तो औद्योगिकरण का युग चैप्टर आपने पढ़ा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। पहला क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटेन में औद्योगिकरण के विकास के प्रमुख कारण क्या थे? या इसको इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि ब्रिटेन में ही औद्योगिकरण सबसे पहले क्यों हुआ? क्या कारण रहे कि ब्रिटेन में सबसे पहले औद्योगिकरण हुआ, यानी कि फैक्ट्रियों की, कारखानों की शुरुआत हुई, मशीनों से माल बनाने की शुरुआत हुई। तो ऐसा क्यों हुआ? इसका सबसे पहला मेन कारण था बच्चों कि वहाँ पर कृषि बहुत अच्छी होने लगी थी, जिससे भोजन के उत्पादन बढ़ गया था, जिसके कारण जनसंख्या में वृद्धि हुई और उद्योगों के लिए, कारखानों के लिए सस्ते मजदूर, सस्ते श्रमिक आसानी से मिलने लगे थे। दूसरा पॉइंट हो सकता है हमारा कि कोयला और लौह अयस्क जैसे खनिज संसाधनों की बहुत ज़्यादा उपलब्धता थी ब्रिटेन के अंदर, और ये कारखाने चाहे कोयले का था चाहे लोहे का था, ये बहुत आसपास में थे, जिससे मशीनों का निर्माण करना आसान हो गया था। तीसरा पॉइंट है, पूंजीपति वर्ग के पास काफी पूंजी थी, पैसे थे, जिससे कारखानों को स्थापित करना आसान हो गया। कारखानों की स्थापना बच्चों पैसों से ही होती है, जिसके कारण ब्रिटेन के पास बहुत ज़्यादा पैसा था, जिसके कारण कारखानों की स्थापना करना ब्रिटेन के लिए आसान हो गया। हमारा 4th पॉइंट है, क्योंकि तकनीकी आविष्कार ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा हो गए थे, जैसे भाप का इंजन, स्प्रिंग जैनी, इस तरह से काफ़ी आविष्कार हुए मशीनों के ब्रिटेन के अंदर, जिससे भी ब्रिटेन के अंदर औद्योगिकरण का विकास हो पाया सबसे पहले। उपनिवेशों से कच्चा माल मिलता था ब्रिटेन को सस्ते दामों पर, और जो तैयार माल होता था, फैक्ट्रियों में जो तैयार माल बनाया जाता था ब्रिटेन के अंदर, उनको बेचने के लिए भी बाजार उपलब्ध हो गए थे ब्रिटेन के पास। तो ये कारण थे जिसके कारण ब्रिटेन में औद्योगिकरण का विकास इस तरह से हुआ, या शुरुआत के ये सभी कारण थे। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप इसको 2 बार पढ़ेंगे, आपको बहुत इजी वे में आसानी से याद हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, भारत में हस्तशिल्प उद्योग क्यों पतन की ओर चला गया? आपसे पूछा गया कि भारत में जो हाथों से चलने वाले उद्योग थे, कारखाने थे छोटे मोटे, वो कैसे उनका विनाश हो गया, उनका पतन हो गया, खत्म हो गए वो। तो आपको कारण लिखने हैं कि क्यों हुआ ऐसा। तो पहला है बच्चों, ब्रिटेन से जो मशीनों से निर्मित सामान आता था भारत के अंदर, वो सस्ते दामों पर मिलता था भारतीयों को, क्योंकि जो भारतीय कारीगर अपना सामान बनाते थे, अपने जो उत्पाद बनाते थे, वो हाथों से बनाए जाते थे, उनमें बहुत समय लगता था, जिसके कारण वो थोड़े महंगे होते थे। और जो ब्रिटेन का सामान है वो मशीनों द्वारा बनाया जाता था, बहुत बड़ी क्वांटिटी में उसको तैयार किया जाता था, जिसके कारण वो सस्ता होता था। पहला कारण तो ये है भारतीय उद्योगों को पतन की ओर ले जाने का, या ये कह सकते हैं हम कि भारतीय उद्योगों के पतन के मुख्य कारण यही थे। तो दूसरा पॉइंट है हमारा, कच्चे माल की कमी और भारी करों के कारण स्थानीय उद्योग कमजोर पड़ गए। कच्चा जो माल था बच्चों, वो ब्रिटेन के अंग्रेज जो थे, वो कच्चे माल को सस्ते दामों पर अपने देश में भेज देते थे, और जो भारतीय थे उनको बड़े बड़े करों पर यह सामान खरीदना पड़ता था, क्योंकि भारत कुछ ऐसे रूल बनाए थे भारतीयों के लिए अंग्रेजों ने, कि जो भारत का सामान था वो जो अगर दूसरे देशों में जाता था तो उस पर बहुत ज़्यादा कर लगाए गए थे, और जो अंग्रेज़ों का तैयार माल भारत आता था तो वो कर फ्री होता था, उस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था उनको, जिसके कारण भारतीय जो माल था वो महंगा हो जाता था, और अंग्रेज़ों का जो सस्ता माल था मशीनों के द्वारा वो सस्ता होता था। तो सभी भारतीय उसको खरीदना ज़्यादा पसंद करते थे। तीसरा पॉइंट है बच्चों, अंग्रेजी नीतियाँ। अंग्रेजों ने कुछ ऐसी नीतियाँ, कुछ ऐसे कानून बनाए थे, जिससे भारतीय उद्योगों को संरक्षण नहीं दिया गया था, और बड़े बड़े कर भारतीय कारीगरों पर, बुनकरों पर, किसानों पर लगा दिए गए थे,
जिससे भारत के जो उद्योग थे, हस्तशिल्प जो उद्योग थे, वो धीरे धीरे करके नष्ट हो जाते हैं और भारत के कारीगर बुनकर बेरोजगार हो जाते हैं बड़ी मात्रा में। तो ये 3 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इस क्वेश्चन के, जो हस्तशिल्प उद्योग से रिलेट अगर आता है तो आपको यही पॉइंट लिखने होंगे। क्वेश्चन 3 है हमारा बच्चों, कारखाना प्रणाली के उदय से श्रमिकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। यानी कि जो कारखाने शुरू हुए, जो फैक्ट्री प्रणाली भारत के अंदर आई या यूरोप के अंदर भी थी, तो मजदूरों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा था, इसका क्या नकारात्मक क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा था, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो पहला प्रभाव था कि ग्रामीण क्षेत्रों से लोग शहरों की तरफ जाने लगे थे काम की तलाश में। दूसरा पॉइंट है बच्चों, मजदूरों को बहुत कम वेतन और बहुत लंबे घंटे, बहुत लंबे लंबे समय काम करना पड़ता था, और जो फैक्ट्रियों का, कारखानों का जो वातावरण था वो काफ़ी अस्वस्थ वातावरण था, उसमें उन लोगों को काम करना पड़ता था, जिससे वो बहुत सारी बीमारियों के शिकार हो जाते थे। कोई सुविधाएं वहां पर नहीं होती थी कारखानों के अंदर। तीसरा पॉइंट है, महिला और बच्चों को भी बहुत ही कठोर परिस्थितियों में, बहुत ही मेहनत से काम करना पड़ता था इन फैक्ट्रियों में, और इनके लिए भी कोई वहां पर सुविधा नहीं होती थी, ना महिलाओं के लिए ना बच्चों के लिए। फिर है भीड़ भाड़ वाली बस्तियां। जब बहुत सारे लोग काम की तलाश में शहरों में आने लगे तो रहने के लिए जगह कम पड़ गई, तो झुग्गी झोपड़ियां बनाई गई, जिससे भीड़ भाड़ हो गई, शहरों में गंदगी फैल गई, स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो गई और बीमारियां फैलने लगी। लास्ट पॉइंट है हमारा कि धीरे धीरे श्रमिक आंदोलनों के माध्यम से काम की जो स्थिति थी उसमें सुधार होने लगा, कुछ जो नियम कानून थे वो मजदूरों के हितों में बनाए जाने लगे। तो ये प्रभाव पड़े श्रमिकों के जीवन पर कारखानों के। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों हमारा, 19वीं सदी में तकनीकी परिवर्तन ने उत्पादन व्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया, कथन की पुष्टि कीजिए। तकनीकी परिवर्तन है बच्चों, यानी कि मशीनों का निर्माण किया गया और उसने उत्पादन व्यवस्था यानी कि सामान के प्रोडक्शन को कैसे पूरी तरह से बदल दिया, ये आपको बताना है। तो पहला पॉइंट है होगा हमारा कि मशीनों के प्रयोग से उत्पादन, प्रोडक्शन तेजी से होने लगा और बहुत बड़ी मात्रा में होने लगा, बहुत बड़े स्केल पर सामान बनाया जाने लगा मशीनों के द्वारा। दूसरा पॉइंट है हमारा, घरेलू उद्योगों की जगह अब कारखाना प्रणाली शुरू हो गई, जगह जगह पे कारखाने और फैक्ट्रियां स्थापित हो गई बहुत बड़ी मात्रा में। तीसरा पॉइंट है हमारा, हस्तनिर्मित वस्तुओं के स्थान पर मशीनों द्वारा बनाए गए सामान बाजार में छा गए क्योंकि वो सस्ते होते थे। फिर है परिवहन संसाधनों के विकास से व्यापार का विस्तार हुआ। परिवहन का जब विकास हुआ, माल को इधर से उधर ले जाना आसान हो गया, जैसे रेलवे के कारण, तो ये जो हमारा बिजनेस था, जो उत्पादन था, ये ज़्यादा बढ़ पाया। तकनीकी परिवर्तन ने पूरी तरह से उत्पादन व्यवस्था को बदल दिया। इससे समाज की आर्थिक सामाजिक संरचना में भी बड़ा परिवर्तन हुआ, जैसे कि एक मजदूर वर्ग का निर्माण हुआ बच्चों, ये सामाजिक संरचना में परिवर्तन हुआ। और आर्थिक संरचना में परिवर्तन हुआ कि भले ही कम वेतन में काम करना पड़ता था, लेकिन लोगों के पास कुछ ना कुछ रोजगार था, कुछ ना कुछ आमदनी उनकी होती थी फैक्ट्रियों में, कारखानों में काम करने से। तो ये प्रभाव वहां पे दिखाई देता है। इसी चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, भारत में रेलवे का विकास किस प्रकार औपनिवेशिक हितों से जुड़ा था। औपनिवेशिक हितों का मतलब होता है बच्चों अंग्रेजों के फायदे से जुड़ा था। किस तरह से इंग्लैंड के, ब्रिटेन के या औपनिवेशिक हितों से वो जुड़ा हुआ था, ये पूछा गया है। तो पहला पॉइंट हमारा है कि रेलवे का उपयोग कच्चा माल जो होता था भारत का, उसको बंदरगाहों तक पहुंचाने के लिए किया गया था। यानी कि रेलवे का जो आविष्कार था, रेलवे का जो विकास भारत में हुआ था, वो अंग्रेजों ने सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए किया था, ताकि वो कच्चे माल को बंदरगाहों तक ले जाया जा सके और बंदरगाहों से जहाजों तक, ब्रिटेन तक वो माल पहुंचाया जाए। और फिर जब तैयार माल होता था तो उसको भी बंदरगाह से लाया जाता था और भारत के कोने कोने में उसको पहुंचाया जाता था। दूसरा पॉइंट है, ब्रिटिश माल को भारतीय बाजारों में फैलाना आसान हो गया था रेलवे के कारण। तीसरा पॉइंट है हमारा, इससे भारतीय अर्थव्यवस्था में ब्रिटेन पर अधिक निर्भर बन गया था। भारतीय अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे अंग्रेजों ने ऐसा बना दिया था
कि भारत जो एक आत्मनिर्भर देश था उसको धीरे धीरे डिपेंड कर दिया था अंग्रेजों ने खुद के ऊपर, ब्रिटेन के ऊपर उसको पूरी तरह से निर्भर बना दिया था। अगला चैप्टर है हमारा, लास्ट चैप्टर है ये बच्चों हिस्ट्री का, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। मुद्रण संस्कृति होती है बच्चों प्रिंटिंग प्रेस। तो प्रिंटिंग प्रेस ने किस तरह से आधुनिक दुनिया का निर्माण किया, ये इस चैप्टर में समझाया गया है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका। पहला ही क्वेश्चन है, यूरोप में मुद्रण तकनीक के आगमन से समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी जो प्रिंटिंग होने लगी थी उससे क्या समाज पर कौन कौन से ऐसे प्रभाव पड़े वो आपको लिखने हैं। तो पहला पॉइंट है, मुद्रण तकनीकी से पुस्तकों का बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव हुआ बच्चों सबसे पहले, जिससे ज्ञान जो है वो आम लोगों तक भी पहुंच पाया। दूसरा पॉइंट है इसका, साक्षरता दर बढ़ी, लोग पढ़े लिखे पढ़ते लिखते थे तो साक्षरता दर का विकास हुआ और पाठक वर्ग का निर्माण हुआ, जो पढ़ने वाला वर्ग था ऐसे वर्ग का निर्माण हो रहा था, पाठक वर्ग बढ़ रहा था। तीसरा पॉइंट है, धर्म सुधार आंदोलनों को बल मिला, जो क्रिश्चियन धर्म था उसके अंदर बहुत सारी कुरीतियां थी बच्चों, बहुत सारे उसमें गलत चीजें थी, जिससे उस गलत चीजों को बंद किया गया, उन पर जनता का ध्यान गया, जिससे बाइबल का जो अनुवाद है वो स्थानीय भाषाओं में किया और लोग अपने धर्म को समझ पाए, कुरीतियों को बुराइयों को समझ पाए और उनको अपने धर्म से दूर कर पाए। चौथा पॉइंट है बच्चों, वैज्ञानिक और तार्किक विचार लोगों के अंदर आए। वैज्ञानिक और तार्किक यानी तर्क कर पाते थे, वो एक दूसरे से बहस कर पाते थे कि ये सही है या ये गलत है। तो ऐसे वैज्ञानिक और तार्किक विचारों का प्रसार तेजी से हुआ मुद्रण तकनीक के कारण। अगला पॉइंट है हमारा, इससे आधुनिक जो लोकतांत्रिक विचार है वो लोगों के अंदर आए, बौद्धिक क्षमता लोगों के अंदर बढ़ी, जिससे समाज और अच्छा बन पाया, बौद्धिक समाज की नींव रखी, यानी पढ़े लिखे समाज की नींव रखी जाने लगी मुद्रण तकनीक के आविष्कार के कारण। क्वेश्चन दूसरा है बच्चों, भारत में मुद्रण संस्कृति के विकास का संक्षिप्त वर्णन लिखिए। पिछले क्वेश्चन में पढ़ा हमने कि यूरोप में क्या बदलाव हुआ मुद्रण संस्कृति से, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में मुद्रण संस्कृति का विकास कैसे हुआ, क्या प्रभाव पड़े। तो आप जो उस क्वेश्चन में आंसर दिया गया है उसको भी आप भारत से रिलेट करके बच्चों लिख सकते हैं, ठीक है, आप समझ के उसको रिलेट करके इससे लिख सकते हैं। तो इसका पहला पॉइंट है, 19वीं सदी में मिशनरियों द्वारा पहली छापे खाना स्थापित किया गया और ये गोवा में किया गया था बच्चों, ये एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है। गोवा में पहले छापे खाने की स्थापना की थी अंग्रेजों ने। फिर दूसरा पॉइंट है इसका, अखबारों और पुस्तकों के माध्यम से सामाजिक और धार्मिक सुधार हुए, राष्ट्रवाद के जो विचार थे वो जन जन तक फैले भारत के अंदर। तीसरा पॉइंट है, विभिन्न भारतीय भाषाओं में छपाई से जनता में जागरूकता बढ़ी, जैसे बहुत सारी भाषाओं में अखबार छपने लगे, पुस्तिकाएं छपने लगी, तो लोग जागरूक हुए, साक्षरता दर उनमें बढ़ी और वो अपने अधिकारों के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति उनके विचारों में बदलाव आया और जनता एकजुट होने लगी अपने देश प्रेम के कारण। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों हमारा, धार्मिक सुधार आंदोलनों में मुद्रण संस्कृति की भूमिका स्पष्ट कीजिए। जो धार्मिक सुधार थे बच्चों उसमें प्रिंटिंग प्रेस ने कैसे बदलाव किया, क्या उसमें योगदान दिया। पहला पॉइंट है, मार्टिन लूथर की रचनाएं छपकर पूरे यूरोप में फैल गई। मार्टिन लूथर एक बहुत बड़े धर्म सुधारक थे, ये बहुत ज़्यादा सुधार इन्होंने किए थे ईसाई धर्म के अंदर, तो इनकी जो रचनाएं थी वो पूरे यूरोप में फैल गई प्रिंटिंग प्रेस आने से। दूसरा था, चर्च की आलोचना, चर्च की जो कमियां थी, चर्च की जो बुराई थी वो आम जनता तक अब पहुंचने लगी थी। तीसरा है, धार्मिक ग्रंथ स्थानीय भाषाओं में अब उपलब्ध हो गए थे, स्थानीय भाषाओं में धार्मिक ग्रंथों को लिखा गया था, जिससे आम जनता भी उनको अपनी भाषा में पढ़ सकती थी, समझ सकती थी। अगला पॉइंट है, लोगों ने स्वयं धर्म ग्रंथ पढ़ना शुरू किया, इससे चर्च की जो शक्ति है वो कमजोर हुई और सुधार आंदोलन मजबूत हुए। धर्म के अंदर, ईसाई धर्म के अंदर जो कुरीतियां थी उनको दूर किया गया, उसको सुधारा गया और जो चर्च की शक्ति थी लोगों के ऊपर, वो हुक्म चलाते थे, वो अब शक्ति कमजोर होने लगी।
अब वो किसी को गुमराह नहीं कर सकते थे, अंधविश्वास में वो किसी को नहीं डाल सकते थे। क्वेश्चन 4 है बच्चों हमारा, मुद्रण संस्कृति ने महिलाओं और बच्चों के जीवन को कैसे प्रभावित किया। अब इसी टॉपिक को महिलाओं और बच्चों से रिलेटेड किया गया है बच्चों। तो पहला पॉइंट है हमारा, महिलाओं के लिए विशेष पत्रिकाएं लिखी जाने लगी, विशेष पुस्तकें प्रकाशित होने लगी, यानी कि छपने लगी। बच्चों के लिए भी कहानियां और पाठ्य पुस्तकें, पढ़ाई की किताबें उनके लिए तैयार की जाने लगी। इससे शिक्षा का विस्तार हुआ और सामाजिक सोच बदली। सभी साक्षर होने लगे, साक्षरता दर जो बढ़ी, समाज की सोच बदली, रूढ़िवादी परंपराओं को लोगों ने नकारना शुरू कर दिया और नए विचारों का आगमन हुआ। क्वेश्चन 5 है बच्चों हमारा, इसी का लास्ट क्वेश्चन है ये हिस्ट्री का। 19वीं सदी में मुद्रण को लेकर किन आशंकाओं को व्यक्त किया गया था। 19वीं सदी में जो शासक वर्ग था वो ये सोचता था कि अगर मुद्रण को शुरू किया जाए, प्रिंटिंग प्रेस को शुरू किया जाए, तो कुछ चिंताएं थी उनके मन में। तो वो चिंताएं आपको बतानी है कि किस तरह की चिंताएं उनके मन में थी। तो पहली जो चिंता थी वो थी, लोगों को डर था कि सस्ती छपाई से अश्लील साहित्य छपेगा, अश्लील साहित्य फैल जाएगा समाज के अंदर। दूसरा था, शासकों को राजनीतिक आलोचना का भी भय था कि जो राजा थे, जनता उनकी आलोचना ना करने लग जाए, उनकी बुराइयां ना ढूंढने लग जाए। तो ये भी डर था शासकों को, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि मुद्रण प्रिंटिंग प्रेस जो है वो शुरू हो, मुद्रण तकनीक शुरू हो। तीसरा पॉइंट था, चर्च को धार्मिक नियंत्रण कमजोर होने की चिंता थी। चौथा था, पढ़े लिखे और अनपढ़ के बीच जो सामाजिक दूरी थी वो घटने लगी थी और इसलिए कई देशों ने सेंसरशिप लागू की थी। सेंसरशिप एक ऐसा कानून होता है बच्चों जहां पे अखबारों को छापना, किताबों को छापना, किसी भी तरह से आप किसी की आलोचना नहीं कर सकते, छाप के, लिख के आप किसी की आलोचना नहीं कर सकते। उस पर एक कड़ा कानून बनाया जाता था जिसको कहा जाता था सेंसरशिप, और ये वहां की सरकार, वहां का राजा इसको लागू कर सकता था। ठीक है, तो बहुत ही इजी वे में ये सभी क्वेश्चन है बच्चों और इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरे जो बचे हुए हैं आपके भूगोल और राजनीतिक विज्ञान, उन सब की भी वीडियो बहुत जल्द आने वाली है चैनल पर, तो प्लीज़ आप उनको देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए। थैंक यू सो मच।